गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने तीसरी इकाई धातु और अधातु पूर्ण कराई। आज है चौथी इकाई कार्बन और उसके यौगिक। तो अब तक हमने नए पाठ्यक्रम के अनुसार, सिलेबस के अनुसार 3 इकाइयाँ। पहली इकाई थी रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण क्या है, समीकरण किस प्रकार संतुलित करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण के बारे में बताया गया। उसके बाद में दूसरी इकाई अम्ल, क्षार और लवण, अम्लों का वर्गीकरण, क्षारों का वर्गीकरण, अम्लों के गुण, क्षारों के गुण और कुछ लवणों के बारे में बताया गया। 6 प्रकार के लवण आपको बताए गए, जिनके बनाने की विधि और उपयोग बताए गए। इसके बाद में धातु और अधातु इकाई का अध्ययन किया, इनके सामान्य गुण, धातुओं के रासायनिक गुण, धातु क्रम यानी धातु निष्कर्षण, जिसमें हमने अयस्क, अयस्क का सांद्रण, धातु निष्कर्षण जिसमें हमने निस्तापन, वर्जन, एल्यूमिनोतापी विधि का अध्ययन किया, और अंत में धातु शोधन किया था हमने, कॉपर का शोधन। तो ये थी इकाई नंबर 3। अब चौथी इकाई है कार्बन और इसके यौगिक, यानी कि कार्बनिक रसायन का आधार यही इकाई है। तो कार्बन आप जानते हो, कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी होता है। परमाणु भार 12, परमाणु क्रमांक 6, परमाणु संरचना 6p6n, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p2। हमने आपको 1 से 20 तक तत्वों के विन्यास बताए थे। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आवर्त कौन सा है इसका, दूसरा वर्ग 14वां। ये है कार्बन के बारे में सामान्य जानकारी। इसके बाद आता है कार्बन के समस्थानिक। ये प्लस आपने 9th में अध्ययन किया हुआ है, 10th में भी आएगा। तो कार्बन के 3 समस्थानिक है, जिनकी परिभाषा आप जानते हैं कि एक तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु है। तत्व एक या भिन्न भिन्न परमाणु है, जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। और संरचना आपने इनकी बनाई है। दूसरे में क्या, n यहाँ 7 हो जाएंगे, ये बन जाएगा 6p7n। ऐसी तीसरा 6p8n ये है। उसके बाद में है अपर रूप, ये इस पाठ में भी आएगा। अपर रूपता का मतलब क्या होता है? एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप, जिनके भौतिक गुण असमान लेकिन रासायनिक गुण समान हो, अपर रूप कहलाते हैं। इस गुणधर्म को अपर रूपता कहते हैं। कार्बन के 2 अपर रूप है,
क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। पहला है क्रिस्टलीय और दूसरा है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन है। अक्रिस्टलीय में कोक, कोयला, चारकोल और काजल। तो ये कार्बन के बारे में सामान्य जानकारी है। अब तक हमने इन बातों का अध्ययन भी कर लिया है। अब यहाँ पढ़ना है कि कार्बन की संयोजकता कितनी है और किस प्रकार ये दूसरे तत्वों के साथ यौगिक बनाती है। हम देखेंगे कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें अपने साथ दूसरे कार्बन के साथ भी क्रिया करने की क्षमता होती है और ये परस्पर कार्बन कार्बन परमाणु जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का, शाखित श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं, जिसका नाम दिया गया है श्रृंखलन। तो ये सब बातें इसी इकाई में आएगी। इस इकाई में हम कार्बन के संयोजकता के बारे में बताएंगे, इसकी आकृति अणु की कैसे होती है, उसके बाद में यौगिक ये कार्बनिक कितने प्रकार के बनाते, जैसे संतृप्त और असंतृप्त, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और इनसे व्युत्पन्न होने वाली श्रेणियाँ एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, जैसे कि हमने पहले आपको चीज़ें बताई भी है। सामान्य श्रेणी और उनके IUPAC नामकरण ये अध्ययन करेंगे इस इकाई में। अब हम शुरू करेंगे कार्बन की चतुस्संयोजकता। पहला टॉपिक बिंदु क्या है? कार्बन एक चतुस्संयोजी है। कार्बन इज ए टेट्राहेड्रल वैलेंस, यानी कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है। हमें सिद्ध करना है कि कैसे होती है। अब देखिए, हमने आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया है कि कार्बन के संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको इलेक्ट्रॉन के त्यागने और ग्रहण करने के आधार पर बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनता है और ग्रहण करने पर ऋणायन बनता है। तो जिन तत्वों के बाएं कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आसानी से त्याग कर धनायन बना लेते हैं, और जिन तत्वों के बाएं कोश में 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना लेते हैं। लेकिन कार्बन में देखिए C बराबर क्या होता है 2 4, यानी कि 1s2 2s2 2p2, ये इसका विन्यास है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे ये बनेगा C+4, सिर्फ 2 रह जाएगा। अब ये संभव नहीं है कि कार्बन +4 क्यों नहीं बनाता। अब देखिए, जब 4 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा, पीछे क्या रहेंगे? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन 6 है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये संभव नहीं है। अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लें तो यहाँ 2 8 हो जाएंगे, अब 10 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन रहेंगे 6। तो ये बैलेंस न होने के कारण न तो ये +4 बना सकता है और न ही -4। इसलिए क्या करता है कि दूसरे परमाणु तत्व के साथ 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है और एक चतुस्संयोजी यौगिक बनाता है। कार्बन के संयोजकता कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं।
और यह अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए दूसरे तत्व के 4 परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक चतुसहसंयोजी यौगिक का निर्माण करती है। इससे सिद्ध होता है कार्बन एक चतुसहसंयोजी तत्व। जैसे देखिए ये सी है, सी के संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करते हैं, 4 हाइड्रोजन कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाता है। हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और कार्बन किस प्रकार है, यानी कि C1 2 3 और 4 इस प्रकार ये चतुसहसंयोजी है। इसी प्रकार अगर क्लोरीन है 4Cl चेंज 2Cl तो करते हैं यहाँ 2Cl2 या क्या बन जाएगा 1 2 3 और 4 चेंज Cl और Cl। इस प्रकार कार्बन एक चतुसहसंयोजी है। तो ये बात समझ आ जानी चाहिए कि कार्बन के संयोजकता कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह दूसरे परमाणु के साथ 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके एक चतुसहसंयोजी यौगिक का निर्माण करती है, जिसमें इसकी संयोजकता 4 होती है। अतः हम कह सकते हैं कार्बन एक चतुसहसंयोजी है। अब ये चतुसहसंयोजित है, इसकी आकृति क्या होगी, ये पाया गया है कि इसकी जो आकृति वो क्या होती है, चतुष्फलकीय। ये जो कार्बन की चतुसंयोजकता है किस रूप में विन्यासित रहते हैं, लीबेल और वांट आपने सिद्ध किया कि कार्बन की ये चतुसंयोजकता है वो एक चतुष्फलकीय रूप में होती है। किस रूप में होती है, चतुष्फलकीय रूप में, चतुष्फलकीय संरचना होती है। इसलिए सी है एक, ये है चतुष्फलकीय। और ये किन्हीं 2 बंदों कोण क्या होता है 109 डिग्री 28 सेकंड का होता है। ये अगर जैसे अपने CH4 अगर इसमें मेथेन मान लें तो 1 2 3 और 4, यानी ये एक चतुष्फलकीय संरचना में विन्यासित रहती है। तो दूसरी बात हमने क्या बताई कि कार्बन चतुष्फलकीय संरचना में व्यवस्थित रहती है। जिसकी संरचना दिखाई गई है इसे क्या बोलते हैं, चतुष्फलक। जिसके केंद्र में कार्बन होता है, चारों कोने इसकी संयोजकता को दर्शाते हैं और जब चारों को मिलाया जाता है तो एक चतुष्फलकीय संरचना प्राप्त होती है। किन्हीं 2 बंदों के बीच का कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इसके बाद है कार्बन के यौगिक किस प्रकार ये, इससे पहले 3rd पॉइंट बात लिखेंगे हम, संकलन। क्या लिखेंगे, संकलन। नंबर 3 संकलन, कैटेनेशन। कार्बन में ही गुण पाया जाता है किसका, कि ये दूसरे कार्बन के साथ यानी कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर एक लंबी या साकित या एक बल
बंद संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस गुण को क्या नाम दिया गया है? संकलन। और ये गुण केवल कार्बन परमाणु में ही पाया जाता है। जैसे ये हो गया लंबी श्रृंखला, ये साकी श्रृंखला, ये बहुसाकी श्रृंखला, और ये वलय संरचना। इस प्रकार यानी कि कार्बन कार्बन परमाणु जुड़कर एक लंबी श्रृंखला में या एक साक्ष्य श्रृंखला में या बहु साक्ष्य श्रृंखला में या एक वलय के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? संकलन। और इसी के द्वारा ही कार्बन के अनेकों लाखों यौगिक ज्ञात हैं। इसी के आधार पर कार्बनिक रसायन नाम दिया गया है। यानी कार्बन के यौगिकों को अध्ययन के लिए कार्बनिक रसायन में एक शाखा ही अलग बना दी गई, जिसका नाम दिया गया है कार्बनिक रसायन। एक पूरी बुक है किसकी? कार्बन के आधार पर। तो अब हम करेंगे इनके यौगिकों का अध्ययन कि किस प्रकार कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर किस प्रकार के यौगिक बनाती है। तो यार तीसरा पॉइंट क्या था? श्रृंखलन। और चौथा पॉइंट लेते हैं यौगिक कार्बन के या कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक लेते हैं यानी कि कार्बन कार्बन परस्पर जुड़कर दो प्रकार के यौगिक बनते हैं। कार्बन परमाणुओं में दो प्रकार के यौगिक बनते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है अचक्रीय और एक होता है चक्रीय, अर्थात विवृत श्रृंखला। एक होता है सव्रत श्रृंखला। तो विवृत का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु जुड़कर एक लंबी या शाखित श्रृंखला बना लेते हैं। लेकिन सिरों के कार्बन क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अचक्रीय यौगिक या विवृत श्रृंखला यौगिक। ये भी पुनः दो प्रकार के यौगिक बनते हैं। कौन कौन से? एक होता है संतृप्त कार्बनिक यौगिक, एक होता है असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त। अब यहां संतृप्त का मतलब क्या होता है? संतृप्त कार्बनिक यौगिक यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु केवल एकल बंध द्वारा जुड़कर एक लंबी या शाखित श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु आपस में एकल बंध के द्वारा परस्पर जुड़कर एक लंबी या शाखित श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और इनको IUPAC पद्धति के अनुसार इन्हें एल्केन भी कहते हैं। जैसे C2H6 ये क्या बनेगा? इस प्रकार दो सी, इस प्रकार ये कार्बन कार्बन, इसी प्रकार C3H8 ये तीन कार्बन है, एकल बंध है।
कार्बन की 4 होती है संयोजकता, तो पूरी कर दीजिए इस प्रकार। C4H8 ये है, यानी कि कार्बन कार्बन परमाणु एक लंबी श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं, सिरे के कार्बन स्वतंत्र होते हैं, ये संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। दूसरा है असंतृप्त, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी संरचना में कार्बन कार्बन परमाणु जुड़कर एक ऐसे यौगिक जिनमें कम से कम 2 कार्बन के बीच एक द्वितीय या त्रिबंध होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी संरचना में, जिनके अणु में कम से कम C या C बंध पाया जाता है, उन्हें असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे C2H4 C2H2 यहाँ C, तो ये 2 H इस पर आ जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे। इसी प्रकार HC≡CH, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो कार्बन आ जाता है कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में क्या अंतर है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा व्यवस्थित होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कम से कम 2 कार्बन के बीच एक द्वितीय या त्रिबंध होता है, असंतृप्त कार्बन यौगिक कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन और एल्काइन कहते हैं। बाकी का कल। थैंक यू।